हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल हेल्थ हजार्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। जो ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, जो लोग मजदूरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वहां पर उन्हें गैसेस की वजह से और डस्ट की वजह से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, यह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बोले तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। जैसा अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है बताओ आपको सिलिका की डस्ट से एक्सपोजर हुआ है तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिलिकोसिस। क्या होना चाहिए? सिलिकोसिस। एग्जामिनर ने कहा बताओ मंडे फीवर किसे बोलते हैं? कौन सा फीवर? मंडे फीवर। आंसर क्या होगा हमारा? हम बोलेंगे कॉटन डस्ट की वजह से होने वाली एक बीमारी जिसे बिजिनोसिस बोलते हैं, यही मंडे फीवर के नाम से जानी जाती है। अगर आपको बोला जाए लेड पॉइजनिंग जो होती है, उस लेड पॉइजनिंग के अंदर कौन सा एनीमिया देखने को मिल सकता है? आंसर हमारा होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो क्लास है वो पूरी बेस्ड रहेगी डिजास्टर के ऊपर और डिजास्टर के मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डिजास्टर के बारे में। डिजास्टर क्या चीज है, होता क्या है डिजास्टर? किस कंडीशन को आप डिजास्टर कह दोगे? तो घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, क्या उसे आप डिजास्टर कह सकते हैं? नहीं। दो दोस्तों की लड़ाई हो जाएगी, क्या आप उसे डिजास्टर बोल सकते हैं? आपके लिए डिजास्टर हो सकता है लेकिन वह डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल वो नहीं है। कौन सी सिचुएशन को आपको डिजास्टर बोलना है, इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको अपने माइंड में ध्यान रखने होते हैं। क्या क्या वे पॉइंट हो सकते हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं डिजास्टर के लिए? सुनिएगा। कब बोलना है डिजास्टर? जब बहुत ज्यादा लेवल पर, एक्सेस लेवल पर लाइफ लॉस हो जाए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए, लार्ज लेवल पर बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, हमारी जो सिचुएशन है, जो जगह है, प्लेस है, वहां पर जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाएं, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम, अगर वो टूट जाए और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपने जो भी संसाधन आज तक जुटाए थे, गाड़ी, पैसा, घर, जो भी आपके पास था, वो सब कुछ अपर्याप्त हो जाए, आप उन सब को होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, आपको बाहरी लोगों की मदद लेनी ही पड़ेगी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वह कंडीशन डिजास्टर कहलाता है, मतलब आपदा कह सकते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। हिंदी में मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? आपदा। हिंदी में बोलते हैं आपदा। कुछ लोग बोलते हैं डिजास्टर का मतलब एर्थक्वेक, बेटा एक टाइप है वो। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई, हम एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं जहां हमारे पास उपस्थित जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपर्याप्त हैं। हम उन सभी रिसोर्सेज के होते हुए भी हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप बहुत धनी व्यक्ति हैं, बहुत सारा पैसा आपके पास में है, गाड़ियां आपके पास में, एक अच्छी हवेली आपके पास में है और एक अच्छी पोस्ट पर आप आधारित हैं, और आप कहीं ट्रैवल करने घूमने गए और रास्ते में मानो किसी भी एक आपदा में आप फंस गए, मानो फ्लड आ रहा था और बाढ़ के बीच में आप नदी के अंदर बह गए। आपके पास जो भी था, पैसा, आपका डेजिग्नेशन, आपका पद, क्या कर सकता है उस समय? कुछ नहीं कर सकता। आपको उस समय एक सिचुएशन की जरूरत होगी, एक कंडीशन की जरूरत होगी, एक इंटरवेंशन की जरूरत होगी, और वो क्या होगा? हेल्प। आपको बाहरी लोगों से मदद लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वहां के लोकल व्यक्ति हो। क्या बिना मदद के आप वहां से कोप अप कर सकते हैं? नेवर। तो एक उद्देश्य, एक पॉइंट आप याद रखें डिजास्टर के लिए,
कोई भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई जिसमें हम दूसरों की मदद लें और उस मदद के द्वारा ही हम उससे बाहर निकल पाएंगे, तो वह डिजास्टर कहलाएगा। अगर आप अपने रिसोर्सेज से अपना काम कर लिए तो इसका मतलब है स्थिति डिजास्टर नहीं है। क्लियर है? आपदा का मतलब यू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड पीपुल्स टू कॉप दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको बाहरी लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, तो उसे हम डिजास्टर कह देंगे। इसी को हम डेफिनेशन में बात करना चाहेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखिएगा, WHO ने ही इसकी डेफिनेशन दी है। मैं अकॉर्डिंग टू द WHO ही बात कर रहा हूं। डेफिनेशन की बात करूं, किसके हिसाब से बात कर रहा हूं बेटा? अकॉर्डिंग टू WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। किस कंडीशन को आप डिजास्टर बोलोगे? तो बोला है एनी अकरेंस, कोई भी अवस्था डेवलप हुई, एनी अकरेंस, कोई भी स्थिति डेवलप हुई, एनी अकरेंस दैट कोज, जो कर सकता है या करता है, दैट कोज destruction of property। नंबर फर्स्ट पॉइंट, destruction of property, किसका लॉस हो जाए? प्रॉपर्टी का। मतलब बहुत सारा पैसा लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस। भूकंप आ गया, बिल्डिंग जो थी वह तहस नहस हो गई, बाढ़ आ गई, जलमग्न हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस आ गए, सुनामीज आ गई। क्या है सब चीजें? हमारा लॉस हो रहा है, तो कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या लाइफ्स, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, तो इसकी सेकंड पॉइंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वह भी क्या हो गई? डिस्ट्रक्ट हो गई। सब दिखाने के लिए ना सब सेंटर है, ना PSC बचा है, ना CSC है, कोई हॉस्पिटल आसपास नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया। दैट मीन्स हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है आपके पास में। और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी एंड लॉस या डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको, क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। जब आप क्लास 9th या क्लास 8th या क्लास 10th में होगे, उस समय आपने एक पारिस्थितिकी चक्र पढ़ा होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उसमें देखा होगा अनाज को खा जाता है मनुष्य, यानी अनाज, फिर अनाज को खाता है ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, और मनुष्य को खा जाता है शेर। क्या थे ये? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। देखा होगा आपने, जैसे आपका अनाज है, अनाज को खाता है पिजन, कबूतर, और कबूतर को खाता है बाज। क्या है ये? उपभोक्ताएं हैं। ऐसा इस सिस्टम का नाम होता है, मतलब वी आर डिपेंड टू ईच अदर, हम हर दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं। ह्यूमन बींग्स हम भी डिपेंड हैं। अरे अनाज नहीं होगा तो क्या खाएंगे? यानी कि हम जो है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। तो इस सिस्टम का लॉस हो जाए, मतलब हमारे खाने के लिए अनाज नहीं बचे, और लायन जो बाज है उसे खाने के लिए पिजन नहीं बचे, और पिजन को खाने के लिए अनाज नहीं बचे। सिस्टम टूट गया। पारिस्थितिकी तंत्र अगर मिसमैच हो जाए तो भी डिजास्टर की स्थिति पैदा हो जाएगी। महामारियां हैं, अकाल पड़ जाना, ये सब इसमें आती हैं। अनाज खत्म हो जाता है तो इकोलॉजिकल सिस्टम का लॉस हो जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूं तो इन सभी स्थितियों से कॉप पाने के लिए, पार पाने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, हेल्प चाहिए बाहरी लोगों से, तब आप उसे डिजास्टर कहेंगे। तो क्या कहा मैंने? एनी अकरेंस, कोई सिचुएशन डेवलप हुई जो क्या कर रही है बेटा? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। बात नंबर सेकंड, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय लाइफ का लॉस हो गया। तीसरी बात करूं मैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सिस्टम भी डिस्ट्रक्ट हो गया। एंड लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी टूट गया। एंड रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट, आपके पास उपस्थित जो रिसोर्सेस हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, यहां लिख रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, आपको बाहर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। दैट कंडीशन इज नोन एज डिजास्टर। क्या बातें हमने डिजास्टर में कही, सुनिएगा। डिजास्टर में मैंने आपको कुछ बातें बताना चाहिए। डिजास्टर एक वह सिचुएशन है जिसमें सबसे पहली बात प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए। पहला पॉइंट क्या बोला, प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, बिल्डिंग तहस नहस हो गई, गाड़ी बंगले घर सब नष्ट हो गए, पहला बात। दूसरी, सेकंड, लाइफ लॉस हो रही हो, ह्यूमन लाइफ बहुत सारी मृत्यु हो गई, बोलते जनमन की हानि हो जाना, क्लियर है, यानी कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए। तीसरा पॉइंट, जो हेल्थ सिस्टम आपका था, जिस सिस्टम के तहत आप काम कर रहे थे, वह सिस्टम टूट गया। चौथा, जो प्रगति ने एक सिस्टम बना के रखा था, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, हम हर व्यक्ति हर एक चरण दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता था, हर एक उपभोक्ता दूसरे पर निर्भर करता था, वह नष्ट हो गया। खाने के लिए अनाज की कमी आने लगी है, और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड जो था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम टूट गया। और हमारे पास जो कुछ भी था वह अपर्याप्त है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको उस सिचुएशन से बचना है तो यही कंडीशन डिजास्टर कहलाती है। तो कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे डिजास्टर के बारे में। दो तीन पॉइंट स्पेसिफिक हैं, एक तो खुद के रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, दूसरा पॉइंट बाहर से मदद लेनी पड़ेगी, और तीसरा पॉइंट सब कुछ नष्ट हो गया, लाइफ लॉस नष्ट हो गई, हेल्थ सिस्टम नष्ट हो गया, इकोलॉजिकल सिस्टम नष्ट हो गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इट कंडीशन, इसको हम डिजास्टर का नाम दे देते हैं, जिसे हम हिंदी में आपदा कहते हैं कि आपदा आ गई। अगर मैं इसके पर्टिकुलर वर्डों को ही निकालूं डिजास्टर को, तो ये डेफिनेशन भी निकल कर आ जाती। आपको याद करने अब कहीं अगर कंफ्यूजन है तो हम इसके नाम से, इस निमोनिक से भी इसे डिफाइन करेंगे कि डिजास्टर में डी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ्स हो जाती हैं, आई का मतलब इंसिडेंट्स हो जाता है, एस का मतलब सफरिंग्स हो जाता है, आपका ए का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल फंक्शन है उनका लॉस हो जाना, यहां जो एस लिखा गया है उसका मतलब है सेंटिमेंट्स नजर आना, या आपके टी जो वर्ड लिखा है इसका मतलब ट्रेजेडीज जो आती हैं, आर का मतलब रिसर्च एक्टिविटीज हैं। तो ये कुछ, ई का मतलब है इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। डिजास्टर के बाद बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, वाटर से होने वाली बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो हम बात करने वाले हैं इसके निमोनिक से भी आपको समझ में आएगा। मैंने इस डिजास्टर को ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए रेडी देखिएगा लिखा है। पहला है डिजास्टर में डी, डी का मतलब आप ले सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेस एंड लाइफ। जो रिसोर्सेस हैं और लाइफ्स हैं वो लॉस हो गई। हमारे पास जो रिसोर्सेस थे, रिसोर्सेस का मतलब स्रोत होते हैं, जहां से आपका पैसा आ रहा था, जहां से आपको इज्जत मिल रही थी, वो सब रिसोर्सेस होते हैं, वो खत्म हो गए, लाइफ खत्म हो गई। डी फॉर डिस्ट्रक्शन, नष्ट होना।
सेकंड इंसिडेंट, दुर्घटना ही है। अरे डिजास्टर आना एक दुर्घटना ही है, प्री प्लान नहीं होता है। हमें थोड़ी पता है कि यार ये बम ब्लास्ट होने वाला है। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट। सडनली, बिना किसी प्रिडिक्शन के, बिना किसी भविष्यवाणी के अचानक से कुछ दुर्घटना घट जाना ही इंसिडेंट कहलाता है। तो यह भी एक इंसिडेंट है। सफरिंग्स, बहुत सारे लोगों को ग्रसित होना पड़ता है, एक दो नहीं, बहुत सारे, लार्ज लेवल पर ऐसा होता है। जब डिजास्टर आना है तो विक्टिम्स बनेंगे, बहुत सारे लोग ग्रसित हो जाएंगे, आप उन्हें सफरिंग्स बोलोगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फेल्योर, आपका जो मैनेजमेंट था खत्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म, पैसा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉस हो जाएगा। क्या कर सकते हैं आप उस समय? कुछ नहीं कर सकते, सहारा लेना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पद पर आसीन थे, आप तो प्रधानमंत्री थे देश के, सब कुछ आपके अधीन चल रहा था, लेकिन जब बाढ़ में फंस जाओगे तो दूसरे की मदद ही लेनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। दैट मीन्स लॉस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खत्म हो गया। सेंटीमेंट्स, बोलते ना सेंटी हो गया, सेंटीमेंट्स, बहुत ज्यादा मनोविच्छेदन हो जाना, इमोशनल ट्रोमा बोलते हैं, इमोशनल ट्रोमा या इमोशनल डिस्टरबेंस होता है ऐसा। जब बहुत सारे लोगों की लाशें आपके सामने पड़ी हैं, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, क्या सोचता है, होपलेस हो जाता है, क्या करूंगा मैं जीकर, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, पूरी जिंदगी भर कमाया था, बाढ़ लेके चली गई, से डिजास्टर में नष्ट हो गया, मेरी पूरी जिंदगी कमाई चली गई। इट्स कॉल्ड सेंटीमेंट्स। वो अपने आप को सेंटी महसूस करता है कि यार सब कुछ चला गया, मेरी 20 साल की मेहनत खत्म हो गई, व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में जो कमाया वो सब नष्ट हो गया। यानी वो अपने आप को इमोशनल अनस्टेबल महसूस करता है। यहां पर उसका जो इमोशनल स्टेट है वो ठीक नहीं रहेगा। इट्स कॉल्ड सेंटीमेंट्स। इसके अलावा ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है एक प्रकार की जो अनहोनी है, तो ये एक प्रकार की ट्रेजेडी में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यहां पर बहुत सारी बीमारियां नजर आती हैं, और स्पेशली मैं बोलूं तो बेटा वाटरबोर्न डिजीजेस, वाटरबोर्न डिजीजेस, वाटरबोर्न डिजीजेस ये ज्यादा देखने को मिलती हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस लाइक टाइफाइड और कोलेरा, इसके लिए टीकाकरण भी करेंगे, बाद में बताएंगे। टाइफाइड, कोलेरा, ये बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस और रिसर्च एक्टिविटीज, फिर हम उसके ऊपर सर्च करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, कारण ढूंढते हैं, ये सब चीजें डिजास्टर में आती हैं। तो इस निमोनिक से भी आप इस परिभाषा को समझ सकते हैं। डिजास्टर शब्द में ही अपनी परिभाषा लिखी है, उसको ही खोलेंगे तो मिल जाएगा। डी का मतलब आप क्या समझेंगे, डिस्ट्रक्शन। आई का मतलब क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। एस का मतलब क्या बोलेंगे, सफरिंग। ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल लॉस। एस का मतलब सेंटीमेंट, सेंटी हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, टी का मतलब क्या बोलेंगे आप, ट्रेजेडीज हो गई, ट्रेजेडीज। और ई का मतलब इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, और फाइनल रिसर्च एक्टिविटीज। तो ये इसका नाम, मैंने इस डिजास्टर शब्द को आपको बिल्कुल ओपनली खोलकर समझाने का प्रयास किया है। कोई चीज इसमें नहीं बचनी चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिजास्टर्स होती क्या चीज है। क्लियर है, आगे चलो चलते हैं। डिजास्टर के टाइप्स की बात कर लेते हैं। डिजास्टर कितने प्रकार का होता है, यहां से भी सवाल बनते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, आपकी जो आपदाएं हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो मोस्टली हम बोलते हैं कि ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की हो सकती हैं, 2 प्रकार की। पहला तो नेचुरल हो सकता है, कुदरत की देन, हमने चाहा नहीं था, हमारा कोई हाथ नहीं इसमें, फिर डिजास्टर हो जाए। और दूसरा हमारी वजह से हो जाए, मेन मेड। तो आपदाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो कुदरत का प्रकोप है, हमारा लेना देना नहीं है, और एक हमारे द्वारा, मेन मेड। आदमी कैसे डिजास्टर का कारण बन सकता है, देखिए, जैसे इसमें आप ले सकते हैं एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट हो गया, आपका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, आपका एयर जो है एयरक्राफ्ट जो है उसमें क्रैश हो जाना,
ये सब इसमें आते हैं आपके एक्सीडेंट्स के अंदर। इसके अलावा वार, युद्ध, बहुत ज्यादा लॉस होता है, मैनमेड है। बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, भगवान ने थोड़ी बनाया बॉम्ब, आप बनाकर इस्तेमाल करते हैं, आतंकी जो है वो उनके द्वारा। तो ये सब चीजें मैनमेड डिजास्टर में आती है। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, दिस कम्स मैनमेड डिजास्टर्स। अब बात करूं नेचुरल डिजास्टर की, जो कुदरत की देन है, उनमें भी आपको 3 प्रकार के डिजास्टर मिल सकते हैं। पहला, बिलो अर्थ, पृथ्वी के नीचे। एक मिलेगा पृथ्वी के ऊपर, एट अर्थ। एक मिल सकता है पृथ्वी के ऊपर, अबाउ अर्थ। तो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर, 3 चीजें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करें हम बिलो अर्थ। आपने सुना होगा अर्थक्वेक, नाम सुना है अर्थक्वेक, EARTH, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बोलते हैं बेटा भूकंप को। किसे बोलते हैं? भूकंप को। भूकंप का नाम होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आ जाना, ये बिलो द अर्थ है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी। इर्थक्वेक्स है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, सुनामीज, ये भी यहीं आती हैं। सुनामी, यहां टी साइलेंट होता है सुनामी में। सुनामीज, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा समुद्री लहरें, इन्हें हम बोलते हैं सुनामीज। सुनामी, क्लियर है? सुनामी, समुद्री लहरों को बोलते हैं सुनामीज। सुनामी यानी समुद्री लहरें, समुद्री लहरें। जल के अंदर लहरें उड़ती हैं समुद्रों में, उन्हें हम सुनामीज बोलते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब मैंने बताया आपको ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। यानी कि ये जो मैंने तीनों कंडीशन आपको बताई बेटा, इर्थक्वेक जिसे हम भूकंप बोल रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी जिसमें गर्म लार्वा बाहर निकलता है, और सुनामी समुद्री लहरें, ये तीनों बिलो द अर्थ हैं, पृथ्वी के नीचे। अब बात करूं मैं एट अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। एट अर्थ, आपकी जो पृथ्वी है उसके ऊपर आपको क्या नजर आ सकता है? जैसे आपको लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स और एवेलेंसेज, ये दोनों आपको पृथ्वी के ऊपर नजर आएंगे। लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, भूस्खलन। आपने सुना होगा टीले एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। रेगिस्तान के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहां ऐसा होता है कि जो मिट्टी के टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं हवा के द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। एक होता है एवेलेंसेज, बर्फ का पिघलना, टीयरिंग ऑफ द स्नो, या आप कह सकते हो बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलना। बहुत ज्यादा बर्फ, जैसे हिमालय की बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट कर दी, पानी पानी हो गया, फ्लड का रूप धारण कर लेगी फिर। तो ये है एवेलेंसेज, लैंडस्लाइड्स हैं, एवेलेंसेज हैं, यहां आपको देखने को मिलेंगी पृथ्वी के ऊपर, आपको देखने को
मिल जाएंगी। इसमें फ्लड भी आता है, फ्लड, बाढ़, 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 बर्फ पिघलना, भूस्खलन, ये सब एट बर्थ अर्थ के ऊपर हो रहा है। जो आपकी पृथ्वी है एट अर्थ, वहां ये देखने को मिल रहा है। अबाउट द अर्थ की बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे तूफान, तेज हवाएं चलती हैं, तूफान, आपका साइक्लोन, साइक्लोन बोलते चक्रवात को, साइक्लोन, चक्रवात, हुर्रिकेन, हुर्रिकेन आपने देखा होगा गांव में हवा चलती है और एक गोल गोल घूमता आता है, उसे बबूला बोलते हैं, बबूला, इसको हुर्रिकेन। बबूला, दिस इज कॉल्ड हुर्रिकेन। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कहां देखने को मिल रही हैं, अबाउट द अर्थ। तेज हवाएं हैं, साइक्लोन्स है, तूफान है, हुर्रिकेन्स हैं, ये कहीं ना कहीं सारे नेचुरल डिजास्टर के पार्ट होते हैं। तो हमने टाइप्स डिस्कस किए कि आपका जो डिजास्टर है वो कितने प्रकार का हो सकता है। ध्यान रखना है, दो प्रकार के डिजास्टर हो सकते हैं, एक तो आदमी के द्वारा जनित हो सकता है, एक प्रकृति की देन हो सकता है। जो डिजास्टर मैन मेड होंगे उनमें एक्सीडेंट है, वार है, बॉम्ब ब्लास्ट है, ये आ सकते हैं। जो कुदरत की देन होंगे वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, पृथ्वी के नीचे, धरातल पर और धरातल के ऊपर। धरातल के नीचे भूकंप है, नीचे से वाइब्रेशन हो रहा है तो पृथ्वी हिलती है, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामीज, वॉल्केनिक सबका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया है। अर्थक्वेक बोले तो भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन बोले तो ज्वालामुखी, सुनामी बोले तो समुद्री लहरें। पृथ्वी के ऊपर मैं बात करूं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, टीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एवलांचेज, बर्फ का पिघलना, फ्लड, बाढ़ का आ जाना। इसके अलावा अबाउट द अर्थ की बात करें तो तूफान है, साइक्लोन्स बोले चक्रवात का आ जाना, और हुर्रिकेन जो राउंड राउंड घूमता है उसे बबूला बोलते हैं। ये सब चीजें हमें नजर आ सकती है अबाउट द अर्थ। इसी के साथ दो चीजें हमारी क्लियर हुई, डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर कितने प्रकार का हो सकता है। अब हम बात करने वाले इसका मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर हो गया, आपको कैसे रोकना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। सवाल एमसीक्यूज यहीं से ज्यादा बनते हैं एग्जाम के हिसाब से। डिजास्टर मैनेजमेंट किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बताता हूं एग्जाम के हिसाब से, जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, डिजास्टर के बाद में कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस। पोस्ट डिजास्टर फेज में कौन सी बीमारी हो सकती है, जीआईटी की एक बीमारी है गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब होता है, गैस्ट्रो वर्ड लिया गया स्टोमक के लिए, एंट्राइटिस वर्ड लिया जाता है इंटेस्टाइन के लिए। मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन जो है उसका इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कहलाता है गैस्ट्रोएंटराइटिस, हो सकता है। बात नंबर सेकंड, अगर हम बात करें डिजास्टर में, तो डिजास्टर के बाद जो हो जाने के बाद जो कंडीशन होती है उसमें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, कौन सा मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है जिससे हमें डिजास्टर के बाद होने वाली समस्याओं को रोक सके। यानी डिजास्टर के बाद आप कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाओगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां ध्यान रखना है, हमें ड्रिंकिंग वाटर पर ध्यान देना है। पानी साफ सुथरा मिलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है डिजास्टर के बाद में। इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो एक्सक्रीटा था
जो वेस्ट वहां मिला उसे प्रॉपर डिस्पोज करना, पानी में डाल दिया, वस्त्रों को गंदा हो गया, फिर उसी को पी रहे हैं तो बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। कहने का उद्देश्य है जो स्ट्रैटेजीज काम में लेंगे उसमें होगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरा क्या पॉइंट बेटा काम में लेना है, तो दूसरा काम में लेना है सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। तीसरी बात, तो हमें क्या स्टेप काम में लेना चाहिए इसके लिए, तो पानी को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया काम क्या कैसे कर सकते हैं वहां पर, क्या उबाल कर पिलाएंगे, नहीं, बॉइलिंग तो नहीं कर सकते, तो होममेड है, तो वहां क्या करना चाहिए, वहां हमें क्लोरीनेशन करना चाहिए। इफेक्टिव भी होता है क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन करना चाहिए, क्लोरीन मिलाकर पानी को पिलाना चाहिए। और जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है उसमें अमाउंट भी मिक्स करते हैं, कितना, तो 0.7 mg पर लीटर के हिसाब से क्लोरीन को मिक्स करके हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। डिजास्टर के बाद में बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट की भी कमी देखी जाती है, कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी ज्यादा देखने को मिलती है, तो आयरन वहां देखने को मिल सकता है, उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। आयरन के अलावा विटामिन सी कॉल्ड स्कर्वी हमें देखने को मिल सकता है, विटामिन B3 नियासिन पैलेग्रा वहां देखने को मिल सकता है, और विटामिन ए मतलब नाइट ब्लाइंडनेस वाली कंडीशंस हमें देखने को वहां मिल सकती हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी भी हमें वहां देखने को मिल सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो पोस्ट डिजास्टर फेज में काम आते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं इन्हें, बता देते हैं हम आपको क्या क्या एमसीक्यूज है, याद रखना है। पहला फर्स्ट एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन पोस्ट डिजास्टर फेज, ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम का एमसीक्यू है, पोस्ट डिजास्टर फेज, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम पोस्ट डिजास्टर फेज, डिजास्टर के बाद की फेज की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, दो वर्डों से मिलकर बना है बेटा गैस्ट्रोएंटराइटिस, पढ़ा होगा जीआईटी में। गैस्ट्रो वर्ड स्टोमक के लिए काम में लेते हैं, और एंटराइटिस जो है यह इंटेस्टाइन के लिए काम आता है। तो हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, दोनों का एक साथ, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों का जो इन्फ्लामेशन होता है वह क्या कहलाता है बेटा, तो वह कहलाता है गैस्ट्रोएंटराइटिस, और यह आपको देखने को मिल सकता है पोस्ट डिजास्टर फेज में। डिजास्टर के बाद में कौन सी समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है, योर आंसर विल बी द गैस्ट्रोएंटराइटिस, क्या बोलोगे, गैस्ट्रोएंटराइटिस, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू देखिएगा, अगर आपको बोले कि बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज्ड इन पोस्ट डिजास्टर फेज, कौन सी स्ट्रैटेजी काम में लेंगे, तो बताना है बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज्ड इन पोस्ट डिजास्टर फेज, पोस्ट डिजास्टर फेज मतलब डिजास्टर के बाद में कौन सा स्ट्रैटेजी काम में लिया जाएगा, बेस्ट आंसर देंगे हम सेफ वाटर सप्लाई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो पानी पीने के लिए आप दे रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यानी डिजास्टर के बाद में जो एक्सक्रीटा निकला था, जो वेस्ट वहां मिला,
वो वेस्ट कई बार हम कहां मिला देते हैं, पानी में, और उस पानी से पानी जनित रोग, वाटर बॉर्न डिजीजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लाइक कोलेरा और टाइफॉइड। इसलिए हमें क्या करना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का पूरा काम करना है। हमें कोशिश करना है कि उन्हें जो पानी मिले वो अच्छा मिले, और क्या करना है, एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, पानी में डिस्पोज मत करना, प्रॉपर डिस्पोजल करना है। सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है, उसे भी आपको सेफ डिस्पोज करना है। यह आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है डिजास्टर के बाद में। आपदा के बाद में क्या करना चाहिए उस साइट पर, तो याद रखना है अच्छा पानी पीने के लिए देना है, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है, उसे प्रॉपर जगह डिस्पोज करना है, भूल कर भी जल में नहीं डालना है। क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट तो यह बताया मैंने, बीमारी कौन सी हो सकती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है क्या करना चाहिए, तो अच्छा पानी देना चाहिए पीने के लिए और प्रॉपर डिस्पोज कर देना चाहिए। चलो जी, यहां तक हमने देखा, आगे बात करते हैं। तीसरा एमसीक्यू देखिएगा आप, और क्या करें हम। थर्ड एमसीक्यू, आपको जो पानी की बात आई सेफ पानी के लिए, तो उसके लिए क्या स्टेप काम में ले सकते हैं इसमें, तो याद रखना है विच स्टेप यूज्ड फॉर सेफ वाटर सप्लाई, सेफ वाटर सप्लाई। भाई बहुत सारे मेथड आते हैं पानी के लिए, इसके लिए बॉइलिंग मेथड हम काम में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर काम में लेते हैं, क्लोरीन काम में लेते हैं, सबका अलग अलग है। अगर कुएं को साफ करना है तो फिर हम काम में लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। अगर हमें छोटे से 1-2 लीटर पानी को चाहिए, घर पे चाहिए, तो उबाल लेंगे, बॉइलिंग बेस्ट होता है। अगर मीडियम साइज में चाहिए आपको तो फिर क्लोरीन वाला काम में लेते हैं, सबसे इफेक्टिव भी क्लोरीन वाला ही होता है। तो याद रखना यहां पर क्या करना है आपको, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के अंतर्गत चलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहां पर विच स्टेप यूज्ड फॉर सेफ वाटर सप्लाई। आपका आंसर क्या होगा बेटा, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। जो आपका पानी है उसे आप क्लोरीन से सफाई करें, साफ करें। अब मैं बात करूं क्लोरीनेशन की, तो अमाउंट देख लीजिएगा कितना अमाउंट हो सकता है, तो लगभग 0.7 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से काम में लेते हैं। 0.7 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं क्लोरीन को, इसको क्लीन करने के लिए, ताकि आपको जो पानी मिले वो शुद्ध मिले और बीमारी होने की संभावनाएं कम होनी चाहिए। और सुनिएगा और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, जैसे मैंने न्यूट्रिएंट का भी जिक्र किया था, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है, तो याद रखें विच न्यूट्रिएंट या व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट, what type of nutrient डिप्लीट का मतलब बेटा होता है कमी। what type of nutrient deplete in post disaster phase, कौन सी फेज की बात हो रही है, पोस्ट डिजास्टर फेज। डिजास्टर हो गया, आपदा हो गई, आपदा के बाद में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी देखी जा सकती है, तो याद रखें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है। कौन से की, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वे न्यूट्रिएंट जिन्हें हमें बॉडी में कम मात्रा में हमारे को आवश्यकता होती है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फैट,
कार्बोहाइड्रेट, यह हमारी क्या होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में किस किस की कमी हो जाती है वो देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो बोलूंगा विटामिन ए की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन ए की। अगर मिले आपको क्वेश्चन कि डिजास्टर के बाद में सबसे ज्यादा कौन सी चीज की कमी हो जाती है, तो भी आंसर क्या करके आना है, विटामिन ए। यानी मोस्ट कॉमन कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी डिजास्टर के बाद में देखने को मिल सकता है, जवाब क्या देना है, विटामिन ए। यह तो आपको पता ही होगा कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हमें देखने को क्या मिलेगा, ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं हम उसे, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है, यह कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ में। दूसरा पॉइंट, और क्या चीज की कमी हो जाएगी, तो बोलना है आयरन की कमी भी हो सकती है। किसकी कमी होने की संभावना है, आयरन की। आयरन की कमी अगर है तो बॉडी में क्या हो जाएगा, आयरन वह है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ होता है, यानी मैं कह सकता हूं एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एनीमिया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या न्यूट्रिएंट कम हो सकता है, तो देखिएगा विटामिन सी की कमी हो सकती है। कौन सी विटामिन की, सी की। इसका फुल फॉर्म, जो विटामिन सी है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सवाल आया हुआ है इसके ऊपर भी, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। पढ़ोगे आप न्यूट्रिशन में, एस्कॉर्बिक एसिड। जो आपकी विटामिन सी है उससे एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम होता है स्कर्वी। क्या नाम होता है, स्कर्वी। और बेटा जी स्कर्वी के अंदर क्या होता है, तो फिर याद रखना है ब्लडिंग गम्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्लडिंग गम्स। और यह जो सवाल है यह अभी नोर सेट की एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ ब्लडिंग गम्स किस में देखने को मिलेंगे, तो यह आंसर था स्कर्वी। तो यह नॉर सेट का सवाल है आपका। याद रखना है कि डिजास्टर के बाद में भी कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है, मोस्ट कॉमन आए तो विटामिन ए कह ही देना है। अगर वो नहीं आता है ऑप्शन में और विटामिन सी है तो भी आंसर ठीक है। विटामिन सी की भी कमी देखने को मिलती है डिजास्टर के बाद में। अब विटामिन सी की जो कमी हमें देखने को मिल रही है उसमें हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए कि जो विटामिन सी है उस विटामिन सी का नाम क्या है, तो बताना है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि इस बीमारी का नाम क्या होता है, तो बोलना है स्कर्वी होता है। और स्कर्वी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लडिंग गम्स देखने को मिलेंगे। यह सवाल नोरसेट की एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा और किसकी कमी हो सकती है, तो बताना है आपकी जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 की कमी भी देखने को मिलती है। विटामिन B3 जो होती है इसका नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन। नियासिन जो है उसको बोलते हैं विटामिन B3। इसकी कमी भी देखी जाती है डिजास्टर के बाद में। अब भाई यहां से भी सवाल बनते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, तो आपका आंसर होगा पेलेग्रा। क्या होगा आंसर, पेलेग्रा। कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा। अब यहां तक ही नहीं है, एमसीक्यू तो और ज्यादा बनेंगे। अगर मैं पेलेग्रा के बारे में बात करना चाहूं तो यहां से भी एमसीक्यू बनते हैं। पहला, पेलेग्रा को पहले तो बोलते थे 3D डिजीज, लेकिन अभी बोलने लगे 4D डिजीज। क्या बोलने लगे, 4D डिजीज। यानी कि इसमें 4D आते हैं, 4D जोड़े जाते हैं पेलेग्रा में। बताओ कौन कौन से डी हैं। सबसे पहला डी है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। दूसरा डी है डायरिया, दस्त हो जाते हैं।
तीसरा डी है डिमेंशिया, पढ़ोगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है डिलीरियम और डिमेंशिया। तो डिलीरियम और डिमेंशिया में से इसमें देखने को मिलता है डिमेंशिया। कौन सा है? डिमेंशिया। और फाइनल मिलता है मृत्यु, डेथ। मतलब कितने डी हो गए बेटा? 4D। पहले 3D बोलते थे, उसमें डेथ को इंक्लूड नहीं किया गया था। अभी 4D भी जो बोलते हैं इसमें डेथ भी ऐड कर दिया गया है। मतलब डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहीं से है, जो पैलेग्रा होती है यह एक जगह और देखने को मिलती है। अगर आपको मिले कि विच डिजीज, ये क्वेश्चन है, एम्स का आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा, विच डिजीज एसोसिएटेड विथ मेज ईटर। वे लोग जो मक्का खाते हैं उनमें कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती है? तो भाई मक्का खाने वालों में कौन सी बीमारी होगी? हम तो सोचेंगे ऐसा कौन सी, मक्का तो खाई जाती है, सभी लोग खाते हैं, उन्हें कौन सी बीमारी हो गई? तो याद रखना है, मक्का खाने वालों में एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम भी यही है, पैलेग्रा। क्या नाम है? पैलेग्रा। यह मेज ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि मेज में एक चीज की कमी होती है, उसका नाम है ट्रिप्टोफेन। मेज जो है मक्का, उसमें किसकी कमी होती है? ट्रिप्टोफेन की। यहां पर डेफिसिट होता है, डेफिसिट ऑफ ट्रिप्टोफेन, और इस वजह से तुम्हें देखने को मिलता है पैलेग्रा। कई बार यह भी आता है कि चावल खाने वालों में कौन सी बीमारी हो जाती है? राइस ईटर में। तो वहां याद रखना, राइस ईटर में विटामिन बी की कमी हो जाएगी और वहां नजर आएगा बेरी। अल्कोहल और चावल, इनमें नजर आता है बेरी, विटामिन B1 की कमी राइस ईटर्स में। और मक्का की बात करें तो पैलेग्रा। क्लियर है? और वजह मैंने बताई, ट्रिप्टोफैन की कमी की वजह से हमें ये देखने को मिल जाता है। क्लियर है? बात करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहली बात बेटा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। बात करें डिजास्टर के बारे में। आपसे कोई सवाल पूछे, बता डिजास्टर क्या होता है, बताना बहुत कुछ लॉस हो गया, पूरी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, बोले तो सारी की सारी मेहनत चली गई, पूरा हेल्थ सिस्टम खराब हो गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और मैं बात करूं तो बोलूंगा कि वहां पर जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन उन्होंने जुटाए थे अब तक, वो सब अपर्याप्त हैं। वो संसाधन उसकी मदद नहीं कर सकते, उसे बाहर से सहारा लेना पड़ेगा। यह कंडीशन क्या कहलाती है? डिजास्टर। मतलब लॉस ऑफ लाइफ हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम हो गया, और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हो गए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजास्टर। चलो जी, यहां तक हमने देखा, आगे बात करते हैं। फिर हमने इस डिजास्टर के नामकरण को तोड़ दिया, तो इसकी डेफिनेशन निकल कर आ गई अपने आप ही। डी का मतलब मैंने बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेस एंड लाइफ। आई का मतलब देखा तो इंसिडेंट बोला। एस का मतलब सफरिंग, बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं। ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फेल्योर, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट बोले तो व्यक्ति सेंटी हो जाएगा, इमोशनल ट्रॉमा। इसके अलावा ट्रेजेडीज हमें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे दुर्घटना है ये अचानक से हो रही है। इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक बात मैंने और बोली, कम्युनिकेबल डिजीज में भी आपको क्या देखने को मिल सकता है? वाटरबॉर्न डिजीजेस। जब हम मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो मैं बोलूंगा कि यहाँ वैक्सीनेशन करते हैं, और वैक्सीनेशन में ये वैक्सीन जरूर लगाते हैं, टाइफाइड, कोलेरा और टीटी लगाई जाती है। तो वाटरबॉर्न डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा है। और रिसर्च एक्टिविटीज,
नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन किया, भाई डिजास्टर कितने प्रकार का होता है, तो नामकरण किया, 2 प्रकार का है। पहला प्रकार हमने पढ़ा डिजास्टर का, नेचुरल डिजास्टर, कुदरत की देन है। दूसरा डिजास्टर पढ़ा मैन मेड, जो हमारी देन है। नेचुरल में 3 प्रकार बताए, पृथ्वी के नीचे, धरातल पर और धरातल के ऊपर। पृथ्वी के नीचे की बात करूं, पहला है भूकंप, जिसे इर्थक्वेक बोल देते हो। दूसरा है सुनामीज, जिसे समुद्री लहरों के नाम से जानते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी, इसे हम वॉल्केनिक इरप्शन के नाम से जाना जाता है। अगर वही मैं मैनमेड की बात करूं तो यहां मैंने 3 कंडीशन तुम्हारे सामने रखी हैं, लाइक एक्सीडेंट, वार, बॉम्ब ब्लास्ट। आगे चलिएगा, पृथ्वी के ऊपर क्या हो सकता है, तो भाई पहला हो सकता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब है भूस्खलन। दूसरा है एवलांचेज, बर्फ का पिघलना। और तीसरा फ्लड, यानी कि बाढ़ का आ जाना। अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या मिल सकता है, तूफान देखने को मिल सकता है, साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं, हुर्रिकेन यानी चक्रवात हमें देखने को मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहला एमसीक्यू मैंने बताया, डिजास्टर के बाद वाली जो फेज होती है, पोस्ट डिजास्टर फेज, बताओ वहां आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मोस्टली कौन सी समस्या देखने को मिल सकती है। आंसर होगा गैस्ट्रोएंटाइटिस, यानी कि गैस्ट्रोएंटाइटिस का मतलब है जीआईटी की समस्या। स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों ग्रसित हो सकती है। ये क्यों हो रही है कि तुमने दूषित पानी पीने की वजह से होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि पानी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं पोस्ट डिजास्टर फेज में। इसी से बचने के लिए हमने इसका भी एमसीक्यू बनाया कि स्ट्रैटेजीज क्या काम में लोगे। हो गया डिजास्टर, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छा पानी पिलाना है, उन्हें सेफ वाटर ड्रिंकिंग करें और उनका जो एक्सक्रीटा है उसे प्रॉपर डिस्पोज कर दें, ताकि उन्हें क्या बीमारी नहीं हो, गैस्ट्रोएंटराइटिस नहीं हो, टाइफाइड नहीं हो, कोलेरा नहीं हो। उन बीमारियों से बचने के लिए अच्छा पानी पिलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट, अब भाई पानी अच्छा करने के लिए क्या प्रयास करें, अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रयास होते हैं। मैंने बताया आपको होम लेवल पर, घर पर सबसे अच्छा साधन होता है बॉइलिंग, जल को उबालकर पी लेना। दूसरा, आपको बोला जाए कुएं का पानी साफ करना है हमें। अब भाई कुएं के पानी को उबाल सकते हो क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा, वहां ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वेल वाटर को क्लीन करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, जवाब होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगर यही आंसर मिले कि आपको एक मीडियम लेवल पर पानी को साफ करना है, जैसे यहां बात करूं डिजास्टर के बाद में, तो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है क्लोरीन वाला। क्लोरीन की गोलियां मिक्स करते हैं। कितना मिक्स करना है, ये अमाउंट भी मैंने बताया है, 0.7 mg पर लीटर के हिसाब से मिक्स करना होता है आपको। और यह मिक्स करके आप वह पानी दे सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति का जो बीमारी से होने की जो संभावना है पानी से, गंदगी से, वो नहीं होगी। कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी भी देखी गई है डिजास्टर के बाद में। अब बताइएगा कौन से न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट किन्हें बोलते हैं, तो ज्यादा मात्रा में चाहिए। मैक्रो यानी ज्यादा, माइक्रो यानी मीडियम और नैनो यानी बहुत कम। आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। वही बात करूं मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, यहां तुम्हें देखने को मिलेगा विटामिन, मिनरल्स। और क्वेश्चन बना यहां से कि जो विटामिन है, मोस्टली कौन सी विटामिन की कमी देखने को मिलती है, आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए क्या खोज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा पॉइंट, आयरन की कमी हो सकती है। अब आयरन से क्या होगा, हम सबको पता है एनीमिया, क्योंकि आयरन रिक्वायर्ड होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी की कमी देखने को मिल सकती है। सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड बोल देंगे। और इससे बीमारी कौन सी होगी, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या देखने को मिलता है, ब्लडिंग गम्स, जो अभी का सवाल है, नॉरसेट में आया हुआ सवाल है। विटामिन B3 क्या नाम से जानते हैं, नियासिन। तो नियासिन से क्या बीमारी होती है, पैलेग्रा,
पैलेग्रा में क्या साइन आएंगे? 4D। डी बोले डर्मेटाइटिस, डी बोले डायरिया, डी बोले डिमेंशिया एंड डी बोले डेथ। यह होगा पैलेग्रा में। इसके अलावा मक्का खाने वालों में कौन सी बीमारी देखने को मिल जाती है? तो भी आंसर क्या करके आना है? पैलेग्रा। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो जवाब देना है ट्रिप्टोफैन की इसमें कमी रहती है, दैट्स वाई पैलेग्रा हमें देखने को मिल जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से डिजास्टर के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब हमारा जो एक टॉपिक बाकी रहा, हमने डिजास्टर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, एक चीज बाकी रही, मैनेजमेंट। अब डिजास्टर हो गया, उसको मैनेज कैसे करेंगे? और उसके लिए डिजास्टर साइकिल होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की स्टेजेस क्या होंगी? सबसे पहले क्या करना है, मिटिगेशन क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, नेशनल डिजास्टर जो कानून्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उनकी हम बात करेंगे। और कौन कौन से कलर कोड काम में लेते हैं, ट्राइज क्या होता है, ये सारे जो सवाल बाकी हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे करोगे? एक नर्स डिजास्टर के समय क्या काम करेगी, एक हेल्थ वर्कर डिजास्टर में क्या करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम बेहद इंपॉर्टेंट चीजें लाइक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करूं तो ट्राई सिस्टम और कलर कोड के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली एमसीक्यूज के हिसाब से। आज की क्लास में इतना ही, बहुत सारी बातें हमने करी हैं। याद रखें एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सीएचओ में बहुत सारे सवाल इसमें से आए हुए हैं, तो आप इन्हें याद रखें और फोकस रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेश टॉपिक के साथ।